नमः। आज का घटक है अपना समास। अब समास यह एक हमारी संकल्पना है। संस्कृत में बताते हैं तत्र समसनम समासः। इसका मतलब सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु को घय प्रत्यय लगता है और यह समास शब्द सिद्ध होता है। ऐसे पाणिनि की युक्ति बताई जाती है। सम उपसर्ग है और उसको अस धातु और घय प्रत्यय, तो यह समास, यह एक शब्द सिद्ध होता है। समास को हमने वृत्ति कहा। 5 वृत्तियां बताई जाती है। वृत्ति का अर्थ क्या कहा हम लोगों ने? 2 भिन्न अर्थ वाले पद एक होते हैं और एक नया अर्थ प्रकाशित करते हैं, उसे हम वृत्ति कहते हैं। और समास यह एक वृत्ति है। अगर इसकी गहराई में अगर जाते हैं हम लोग तो वृत्ति यह संकल्पना आती है। परार्थाभ्याम वृत्ति, 2 भिन्न अर्थ वाले पद एक होकर एक नया अर्थ प्रकाशित करते हैं, उसे वृत्ति कहते हैं। ऐसी कुल वृत्तियां 5 बताई जाती है। कितनी है? 5। कृत यानी कृदंत, तद्धित, समास, एकशेष और सनाद्यंत धातु। उसमें से समास यह हमने चुना है और समास को कहते हैं वृत्ति, जिसकी संकल्पना होती है कि 2 भिन्न अर्थ वाले पद एक होकर नया अर्थ प्रकाशित करने वाला जो वृत्ति है। उन वृत्तियों में एक वृत्ति है समास। तो समास कितने? समासः पंचधा, 5 प्रकार के समास कुल बताए जाते हैं, जिसमें पहला केवल समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। 10वीं कक्षा में अगर हम देखते हैं तो हमें केवल समास नहीं है और हर समास की एक व्याख्या बताई जाती है। जैसे समास का मतलब हमने कहा कि पूर्व पद और उत्तर पद, जिसको फर्स्ट एजेंट कहेंगे और लास्ट एजेंट कहेंगे, इनके आधार पर हम समास की यह संकल्पना स्पष्ट करते हैं। जैसे केवल समास मैंने कहा कि हम लोगों को नहीं है, फिर भी इसकी परिभाषा बताई जाती है। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः प्रथमा, जिसका मतलब कि ऐसी कोई भी विशेष संज्ञा से जो युक्त नहीं, वह केवल समास कहा जाता है। और वह संख्या क्रम जो दिया है हम लोगों ने, उस क्रम के अनुसार पहला समास बताया जाता है केवल समास। अगर हमने केवल की परिभाषा बताई कि कोई भी विशेष संज्ञा नहीं, इसका मतलब अन्य सभी समासों को एक कोई तो भी विशेष संज्ञा उपलब्ध होती है। अब क्या होती है? तो अव्ययीभाव समास की व्याख्या बताई जाती है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययीभावः द्वितीयः, जिसका मतलब बहुधा, शायद, जनरली, प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान, जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, प्रमुख होता है, मुख्य होता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरे समास की हमने परिभाषा बताई है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः, इसका मतलब जिसमें पूर्व पद के अर्थ प्रधान न होते हुए उत्तर पद का अर्थ, the meaning of last agent is important, that is the concept of तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा बताई हमने कि जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, उत्तर पद का अर्थ मुख्य होता है, वह तत्पुरुष समास। अब बहुव्रीहि की संकल्पना क्या बताई जाएगी? प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि चतुर्थ, यह चौथे प्रकार का समास बताया जाता है, जिसमें हमने बताया कि जिसमें पूर्व पद का अर्थ भी प्रधान नहीं और उत्तर पद का अर्थ भी प्रधान नहीं, अन्य पदार्थ प्रधान, इन दोनों को पहले पद के रूप छोड़ के और दूसरे पद के भी अर्थ को छोड़ के कोई भी अन्य अर्थ का ही वह निर्देश किया जा रहा है, वह बहुव्रीहि की संकल्पना है। और द्वंद्व हमने 9वीं कक्षा में देखा। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः पंचमः, जिसमें प्रायः पूर्व पद, उत्तर पद, अगर अन्य तीसरा भी पद आया है तो सभी पदों का अर्थ जिनमें प्रधान हो, प्रमुख हो, वह द्वंद्व की संकल्पना में आता है। तो आज हम देख रहे हैं समास अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास की पहले परिभाषा आपको पहले ही बताई कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययीभावः। तो यह हम अभी आज देखेंगे अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास देखते हुए अव्ययीभाव की कुछ नियम
शर्तें हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि पूर्व और उत्तर पद, इन दो पदों में पूर्व पद का अर्थ प्रदान हो वह अव्यय भाव के संकल्पना में आता है। अब अव्यय भाव में और हमने कहा कि अव्यय भाव समास जो है वह सदैव किसी न किसी अव्यय से आरंभ होता है, इसलिए वह अव्यय भाव समास। यानी इसकी तीन मुख्य बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है कि अव्यय से आरंभ, दूसरी बात है वह सदैव नपुंसकलिंग में, और तीसरी बात है एक वचन में। ये होने के बावजूद भी अव्यय भाव समास की एक महत्वपूर्ण बात है जो है कि अव्यय भाव समास यह नित्य समास कहलाता है। अव्यय भाव समास यह नित्य समास है। अव्यय भाव समास को हमने नित्य समास तो कह दिया, लेकिन नित्य समास किसे कहते हैं? नित्य समास की एक अपनी संकल्पना है, अपनी एक परिभाषा है। नित्य का अर्थ होता है, संस्कृत में पाणिनि कहते हैं प्रायेण अस्वपद विग्रहो नित्य समास। प्रायेण अस्वपद विग्रह, इसका मतलब होता है कि जनरली जिस समास का विग्रह उसके खुद के पदों में नहीं होता, जिसका विग्रह करने के लिए हमें अन्य पदों का आधार लेना पड़ता है, वह है नित्य समास। We can't dissolve the compound in their by their own words. We have to take the help of another word for describe or what to dissolve this compound. तो यह होती है नित्य समास की संकल्पना। अब अव्यय भाव समास के घटक में हमने देखा it always starts with any indeclinable, it is always in neutral gender, singular number, and you have to take the help of another form to resolve this compound. ये बातें होती है तो नित्य समास हमने बताया। अब इसका उदाहरण क्या देखें हम लोग, तो इसका उदाहरण देखते उपकृष्णम, यह समास पद आया जिसमें दो पद आते हैं, एक है उप और दूसरा है कृष्णम। अब हमने तो बताया कि पूर्व पद का अर्थ प्रधान, इसका मतलब पूर्व पद का अर्थ प्रधान है और पूर्व पद जो है वह अव्यय है, और हर अव्यय का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो चिन्हंदी अव्यय हम लोग यहाँ लेते हैं। अब जैसे उप, इस अव्यय का अर्थ हम लेते हैं समीप। उप का अर्थ क्या हुआ? समीप। तो फिर उपकृष्णम को विग्रह करते वक्त हमको लेना पड़ेगा समीप, तो हमने इसका विग्रह करते वक्त किया समीप, समीपम। अब उपपद विभक्ति के नियमों के अनुसार समीप अव्यय को षष्ठी विभक्ति की अपेक्षा है, इसलिए इसके साथ आने वाला जो कृष्णम यानी मूल जो कृष्ण पुल्लिंग शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति लेनी पड़ेगी और यह बनेगा कृष्णस्य समीपम। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, इस उप के स्थान पर हमने समीप दिया, वह संस्कृत में समीपम, और उसके साथ षष्ठी अपेक्षित होने के कारण कृष्णस्य समीपम। यह अगर हमने लिया है यथा अव्यय, तो यथा अव्यय के भी कुछ अर्थ होंगे। यथा अव्यय का अर्थ है अनुसृत्य या फिर अनतिक्रम्य। अनुसृत्य या फिर अनतिक्रम्य के अनुसार, दोनों का भी अर्थ समान है के अनुसार फिर हमने लिखा है यथाशक्ति। यथा का अर्थ लेना है अनुसृत्य या अतिक्रम्य, इसलिए हमने लिखा है अर्थ लेते हैं अनुसृत्य, और इसके साथ द्वितीया की अपेक्षा होने के कारण शक्ति की द्वितीया, शक्तिम अनुसृत्य अथवा शक्तिम अनतिक्रम्य, इस प्रकार कहते शक्ति के अनुसार। इस प्रकार हमने उप और यथा इन दो अवयवों को भी देखा है। आगे कुछ अन्य अवयवों को भी हम लोग देखेंगे। तब तक
तक इसे आप लोग समझ लो।